हेलो व्यूअर्स, मैं दीपा श्रीवास्तव आपका मेरे चैनल इतिहास की बातें पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इतिहास और मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी तैयारी में हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। अगर कोई फ्रेंड, रिलेटिव, कलीग ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री और एमपीजी के पूछा जाता हो तो उनको मेरा चैनल शेयर करें। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक मुद्रा राक्षस, जिससे मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है, किस सदी में लिखा गया? ऑप्शन ए दूसरी सदी, ऑप्शन बी तीसरी सदी, ऑप्शन सी पाँचवीं सदी, ऑप्शन डी 9वीं सदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 9वीं सदी। ये जो नाटक है ये 9वीं सदी में लिखा गया, जिससे मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन जो मौर्य शासनकाल था वो था ईसा पूर्व तीसरी चौथी सदी के आसपास। अगला प्रश्न क्रमांक 2, शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से निम्न में से किन शासकों के नाम का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक, चौथा वृहद्रथ। ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 और 2 यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, ऑप्शन बी 2 और 3 बिंदुसार और अशोक, ऑप्शन सी 1 और 3 चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ऑप्शन डी चारों। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 1 और 3। जो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, इन दोनों के नाम रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलते हैं, क्योंकि इन दोनों का ही संबंध जो है वो सुदर्शन झील के निर्माण से है। अगला प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील का निर्माण राज्यपाल तुषाश्व ने करवाया। दूसरा कथन है, अशोक के समय राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी दोनों सत्य हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील का निर्माण करवाने वाला राज्यपाल पुष्यगुप्त था और अशोक के समय राज्यपाल जो था वो तुषाश्व था। तो इसमें से सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो राज्यपाल हैं वो अलग अलग थे, गलत लिखे हुए हैं इन कथनों में। जो चंद्रगुप्त मौर्य का है वो अशोक के में लिखा है और जो अशोक का है वो चंद्रगुप्त मौर्य के में लिखा है। अगला प्रश्न क्रमांक 4, किसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है? ऑप्शन ए एरियन, ऑप्शन बी जस्टिन, ऑप्शन सी प्लूटार्क, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। इसका सही जवाब आप लोग बताइए थोड़ा पॉज करके। मुझे पता है ज़्यादातर लोगों का जो जवाब है वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यही आया था, इसके दरबार में भी रहा था। तो इसका आंसर ये नहीं है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जस्टिन। अगला प्रश्न क्रमांक 5, चंद्रगुप्त मौर्य ने सीरिया के ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर को कब परास्त किया? ऑप्शन ए 321 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 307 ईसा पूर्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व। 305 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को परास्त कर दिया तो उसने हेरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान, ये 4 क्षेत्र जो हैं वो चंद्रगुप्त को मौर्य को दे दिए थे और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी उससे कर दिया था। और ये जो विवाह संबंध है उसका विवरण एक एकमात्र यूनानी एपियानस ने दिया है। अगला प्रश्न क्रमांक 6, चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल के समय किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देने वाला अभिलेख महास्थान कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी बांग्लादेश। और इसके अलावा एक सोहगोरा ताम्रपत्र लेख है जिससे भी अकाल के समय किए जाने वाले कार्यों की जानकारी मिलती है, वह मिला है गोरखपुर यूपी से। अगला प्रश्न क्रमांक 7, बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी आजीवक धर्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आजीवक धर्म। दिव्यावदान में उल्लेख मिलता है कि बिंदुसार की राज्यसभा में पिंगल वत्स नामक एक आजीवक था, वो निवास करता था। अगला प्रश्न क्रमांक 8, किस इतिहासकार के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण अशोक की अहिंसा की नीति थी? ऑप्शन ए डी कौशाम्बी, ऑप्शन बी हेमचंद राय चौधरी, ऑप्शन सी हरप्रसाद शास्त्री, ऑप्शन डी डी एन झा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी हेमचंद राय चौधरी।
इसके अलावा डी कौशाम्बी ने आर्थिक संकट को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना है। हरप्रसाद शास्त्री जी ने धार्मिक नीति को माना है और डी.एन. झा ने कमजोर उत्तराधिकारियों को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना है। अगला प्रश्न क्रमांक 9, लंका नरेश देवनाम प्रियतिस्य किसके समकालीन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी संप्रति। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अशोक। अगला प्रश्न क्रमांक 10, अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है? ऑप्शन ए 5वें, ऑप्शन बी 6वें, ऑप्शन सी 7वें, ऑप्शन डी 15वें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6वें। तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी है उसमें जो 6वां अधिकरण है, टोटल 15 हैं, जिनमें से 6वां है उसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांतों का वर्णन है। ये जो 7 अंग हैं वो है स्वामी यानी कि राजा, आमात्य यानी मंत्री, जनपद यानी क्षेत्र, दुर्ग यानी किला, कोष यानी धन, दंड यानी सेना और मित्र। इस तरीके से 7 अंग बताए गए हैं जिसमें है स्वामी, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। तो आज का अभ्यास प्रश्न है, किसके अनुसार सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा? ऑप्शन ए प्लिनी, ऑप्शन बी स्ट्रैबो, ऑप्शन सी प्लूटार्क, ऑप्शन डी जस्टिन। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इस सीरीज के पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उसका सही जवाब है उदयन ने। अब हम सम्राट अशोक और उसके अभिलेखों से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस इतिहासकार ने केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया? ऑप्शन ए आर.जी. भंडारकर, ऑप्शन बी डी.आर. भंडारकर, ऑप्शन सी डी कौशाम्बी, ऑप्शन डी हेमचंद राय चौधरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डी.आर. भंडारकर। इन्होंने अशोक के अभिलेखों के आधार पर इतिहास लिखने का प्रयास किया था। अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टिफेंतेलर नामक व्यक्ति ने की थी और सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अगला प्रश्न क्रमांक 2, किस शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5वें, ऑप्शन सी 7वें, ऑप्शन डी 11वें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5वें। चौथे शिलालेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या की है। अगला प्रश्न क्रमांक 3, अशोक के किस अभिलेख का विषय आर्थिक था? ऑप्शन ए भाब्रू, ऑप्शन बी रुम्मिनदेई, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी मस्की। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रुम्मिनदेई। ये एकमात्र ऐसा अभिलेख है अशोक का जिसका विषय आर्थिक है, बाकी सभी अभिलेखों के विषय हैं प्रशासनिक विषय हैं। रुम्मिनदेई में क्या है, जो लुम्बिनी में उन्होंने कर घटाकर 1/8 कर दिया था भू राजस्व, जब सम्राट अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी, उसके विषय में वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न क्रमांक 4, अशोक का एकमात्र अभिलेख कौन सा है जो अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है तथा द्विभाषी एवं द्विलिपिक है? ऑप्शन ए सरेकुना, ऑप्शन बी शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी लघमान, ऑप्शन डी मानसेहरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सरेकुना अभिलेख। सरेकुना अभिलेख ऐसा है जो अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है और 2 भाषाओं में है और 2 लिपियों में है, यूनानी और अरेमाइक लिपि में। इसके अलावा लघमान जो अभिलेख है वो भी अफगानिस्तान में, लेकिन वो द्विभाषी और द्विलिपिक नहीं है। और शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो हैं वो पाकिस्तान में स्थित हैं, ये दोनों अभिलेख। अगला प्रश्न क्रमांक 5, अशोक ने धर्म यात्राओं का उल्लेख किस अभिलेख में किया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5वें, ऑप्शन डी 8वें। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 8वें। अगला प्रश्न क्रमांक 6, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? ऑप्शन ए भाब्रू लघु शिलालेख, ऑप्शन बी रुम्मिनदेई स्तंभ लेख, ऑप्शन सी कौशाम्बी अभिलेख, ऑप्शन डी पृथक पृथक कलिंग अभिलेख। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए भाब्रू लघु शिलालेख। ये सबसे लंबा अभिलेख है अशोक का और ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न क्रमांक 7, रानी का अभिलेख किसे कहते हैं? ऑप्शन ए रुम्मिनदेई, ऑप्शन बी निगाली सागर, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी कलसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कौशाम्बी। इसमें सम्राट अशोक की रानी कारवाकी का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 8, अशोक की पाषाण पर बनी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कलसी, ऑप्शन सी धौली, ऑप्शन डी कंगनहल्ली।
इसका सही जवाब है कंगनहल्ली, ऑप्शन डी। कंगनहल्ली कर्नाटक में स्थित है, वहाँ से अशोक की पाषाण पर बनी प्रतिमा मिली है। अगला प्रश्न क्रमांक 9, अशोक ने धम्म की परिभाषा कहाँ से ग्रहण की? ऑप्शन ए दीर्घ निकाय, ऑप्शन बी मध्यम निकाय, ऑप्शन सी संयुक्त निकाय, ऑप्शन डी खुद्दक निकाय। ये जो है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, दीर्घ निकाय। वहाँ उसके राहुलोवाद सूत्र से अशोक ने अपनी धम्म की परिभाषा ली है। तो ऑप्शन में इस तरीके से भी आ सकता है कि दीर्घ निकाय से ली है, और सीधे सीधे ये वो भी ऑप्शन में आ सकता है कि राहुलोवाद सूत्र से ली है। अगला प्रश्न क्रमांक 10, विदेशी शक्तियों का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए 7वें, ऑप्शन बी 9वें, ऑप्शन सी 11वें, ऑप्शन डी 13वें। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 13वें। इसके अलावा दूसरे और 5वें अभिलेख में भी विदेशी शक्तियों का उल्लेख मिलता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 11, अशोक के धम्म को नैतिक आचार संहिता किसने कहा है? ऑप्शन ए नीलकंठ शास्त्री, ऑप्शन बी रोमिला थापर, ऑप्शन सी रमाशंकर त्रिपाठी, ऑप्शन डी राधा कुमुद मुखर्जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नीलकंठ शास्त्री। इन्होंने इसके अशोक के धम्म को नैतिक आचार संहिता की संज्ञा दी है। इसके अलावा रोमिला थापर ने उसे अशोक का आविष्कार कहा है, अशोक का अपना आविष्कार, और रमाशंकर त्रिपाठी और राधा कुमुद मुखर्जी ने उसको सार्वभौम धर्म की संज्ञा दी है। अगला है प्रश्न क्रमांक 12, सामान्यतः अशोक प्रति 5वें वर्ष प्रादेशिक राजयुक्त तथा युक्तों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजता था, किंतु कहाँ के लिए यह अवधि 3 वर्ष थी? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी कलिंग, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अवंती। अवंती के अलावा तक्षशिला में भी जो है प्रादेशिक राजयुक्त और युक्तों को प्रति 5वें वर्ष के स्थान पर प्रति 3रे वर्ष दौरे के लिए भेजा जाता था। अगला है प्रश्न क्रमांक 13, अशोक ने स्वयं को किस अभिलेख में बुद्ध शाक्य कहा है? ऑप्शन ए लौरिया नंदनगढ़, ऑप्शन बी मास्की, ऑप्शन सी रूपनाथ, ऑप्शन डी पानगुराड़िया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मास्की। ये जो है कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा लौरिया नंदनगढ़ है वो बिहार में स्थित है। ऑप्शन सी और डी रूपनाथ और पानगुराड़िया ये दोनों मध्य प्रदेश में स्थित हैं। रूपनाथ मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित है और पानगुराड़िया मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है। अगला है प्रश्न क्रमांक 14, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की? ऑप्शन ए 8वें, ऑप्शन बी 10वें, ऑप्शन सी 13वें, ऑप्शन डी 14वें। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 13वें वर्ष में। अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 269 ईसा पूर्व हुआ था। उस राज्याभिषेक के बाद अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। अगला है प्रश्न क्रमांक 15, अशोक के द्वितीय शिलालेख में किस राज्य का वर्णन नहीं है? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी ताम्रपर्णी, ऑप्शन डी सत्यपुत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पल्लव। आज का अभ्यास प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 272 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 269 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 262 ईसा पूर्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 261 ईसा पूर्व। पिछला अभ्यास प्रश्न था कि किसके अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा? उसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्लिनी। आज हम मौर्यकालीन प्रशासन से संबंधित प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1, अर्थशास्त्र में कुल कितने तीर्थों की चर्चा मिलती है जिनके लिए अधिकतर महामात्य शब्द मिलता है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 22। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 18। इसके अलावा जो 26 होते थे वो अध्यक्ष होते थे, और जो महामात्य होते थे 18 तीर्थ जिनको कहा जाता था वो क्लास 1 ऑफिसर होते थे, और जो अध्यक्ष होते थे वो क्लास 2 ऑफिसर होते थे जिनकी संख्या 26 थी। अगला प्रश्न क्रमांक 2, राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? ऑप्शन ए प्रदेष्टा, ऑप्शन बी कर्मांतिक, ऑप्शन सी प्रशास्ता, ऑप्शन डी सन्निधाता। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रशास्ता। मौर्यकाल में प्रशास्ता राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। प्रदेष्टा उस समय फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को कहा जाता था। कर्मांतिक उद्योग और कारखाने विभाग के प्रमुख को कहा जाता था, और सन्निधाता कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। अगला प्रश्न क्रमांक 3, मौर्य प्रशासन में मुद्राध्यक्ष किस विभाग से संबंधित था? ऑप्शन ए टकसाल, ऑप्शन बी मापतौल, ऑप्शन सी चुंगी एवं शुल्क, ऑप्शन डी पासपोर्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पासपोर्ट।
टकसाल का जो प्रमुख होता था वो लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। मापतौल का जो प्रमुख होता था वो पौतवाध्यक्ष कहलाता था। और चुंगी और शुल्क का प्रमुख होता था वो शुल्काध्यक्ष कहलाता था। अगला प्रश्न क्रमांक 4, मौर्यकालीन संस्थाध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख था? ऑप्शन ए धार्मिक संस्थान, ऑप्शन बी खान विभाग, ऑप्शन सी व्यापारिक मार्ग, ऑप्शन डी बूचड़खाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी व्यापारिक मार्ग। इसके अलावा जो धार्मिक संस्थान का प्रमुख होता था उसे देवताध्यक्ष कहा जाता था, खान विभाग का प्रमुख अकराध्यक्ष कहा जाता था और बूचड़खाने का प्रमुख सूनाध्यक्ष कहा जाता था। अगला प्रश्न क्रमांक 5, मौर्य काल में जनपद का प्रमुख कौन होता था? ऑप्शन ए रज्जुक, ऑप्शन बी युक्त, ऑप्शन सी प्रतिवेदक, ऑप्शन डी ब्रजभूमिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रज्जुक। ये जो राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में रज्जुक को न्याय संबंधी अधिकार भी प्रदान कर दिए थे। वैसे एक राजस्व अधिकारी होता था। इसके अलावा जो युक्त होता था वो रज्जुक के अधीन होता था और प्रतिवेदक राजा तक सूचना पहुंचाने वाला, लोगों को राजा से मिलवाने वाला जो मध्यस्थ होता था वो प्रतिवेदक होता था। और ब्रजभूमिक होता था वह पशुओं की देखभाल करता था। इसका ब्रजभूमिक का उल्लेख 12वें शिलालेख में मिलता है। इसके अलावा जो प्रतिवेदक का उल्लेख है वो अशोक के 6वें शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न क्रमांक 6, मौर्य काल में सीमा पार करने के लिए जाने वाले कर को क्या कहते थे? ऑप्शन ए तरदेय, ऑप्शन बी गुल्मदेय, ऑप्शन सी सेना भक्त, ऑप्शन डी वर्तनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वर्तनी। जो तरदेय होता था वो पुल पार करने के लिए लगने वाला शुल्क होता था। जो गुल्मदेय होता था वो सैनिकों की फीस होती थी। और सेना भक्त वो कर होता था जो युद्ध के दौरान जिस मार्ग से सेना गुजरती थी तो वहाँ के निवासियों को रसद के रूप में देना पड़ता था। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, मौर्य काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए भुक्ति, ऑप्शन बी मंडल, ऑप्शन सी चक्र, ऑप्शन डी विषय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चक्र। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। भुक्ति जो है वो गुप्त काल में कहा जाता था प्रांतों को। और मंडल कमिश्नरी क्षेत्र होते थे, विषय जिला होता था। अगला प्रश्न क्रमांक 8, मौर्य काल में संग्रहण कितने ग्रामों का समूह था? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 400। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10 ग्रामों के समूह को संग्रहण कहा जाता था। और 200 ग्रामों के समूह को खारवटिक कहा जाता था। 400 ग्रामों के समूह को द्रोणमुख कहा जाता था। अगला है प्रश्न क्रमांक 9, मौर्य काल में इतिज्ञाख्या नामक अधिकारी का क्या कार्य था? ऑप्शन ए सीमावर्ती प्रदेशों में असभ्य जातियों के बीच धर्म प्रचार करना, ऑप्शन बी स्त्रियों की देखरेख करना, ऑप्शन सी वन संपदा की देखरेख करना, ऑप्शन डी कताई बुनाई विभाग था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्त्रियों की देखरेख करना। सीमावर्ती प्रदेशों में असभ्य जातियों के बीच धर्म प्रचार करने वाले अधिकारी को अतुमहामात्य कहा जाता था। वन संपदा की देखरेख करने वाले को कुप्याध्यक्ष और कताई बुनाई विभाग के प्रमुख को सूत्राध्यक्ष कहा जाता था। अगला है प्रश्न क्रमांक 10, मौर्य काल में व्यापारी के वेश में रहने वाले गुप्तचर को क्या कहते थे? ऑप्शन ए कापटिक, ऑप्शन बी उदास्थित, ऑप्शन सी गृहपतिक, ऑप्शन डी वैदेहक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वैदेहक। जो कापटिक होता था वो विद्यार्थी के रूप में रहते थे वो गुप्तचर, और उदास्थिक के रूप में सन्यासी के वेश में रहते थे, उनको उदास्थित कहा जाता था। और जो किसान के वेश में रहते थे गुप्तचर उन्हें गृहपतिक कहा जाता था। अगला प्रश्न क्रमांक 11, निम्न में से कौन सा विभाग अवध्य पशुओं एवं पक्षियों के संरक्षण का भी कार्य करता था? ऑप्शन ए विविताध्यक्ष, ऑप्शन बी सूनाध्यक्ष, ऑप्शन सी सीताध्यक्ष, ऑप्शन डी मानाध्यक्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सूनाध्यक्ष। जो बूचड़खाना था वो ही अवध्य पशुओं और पक्षियों के संरक्षण का कार्य भी करता था। इसके अलावा जो विविताध्यक्ष होता है वो चरागाह का से संबंधित है। सीताध्यक्ष कृषि से संबंधित होता था। और मानाध्यक्ष जो होता था वो दूरी और समय मान के लिए होता था। अगला प्रश्न क्रमांक 12, सड़क एवं भवन निर्माण का कार्य मौर्य काल में कौन देखता था? ऑप्शन ए एस्ट्रोनोमाई, ऑप्शन बी एग्रोनोमाई, ऑप्शन सी एरोनोमाई, ऑप्शन डी एनोनोमाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एग्रोनोमाई। मेगास्थनीज ने इस अधिकारी का उल्लेख किया है। ये आज के PWD विभाग के प्रमुख की तरह होता था। इसमें सड़क और भवन निर्माण का कार्य किया जाता था।
अगला है प्रश्न क्रमांक 13, मौर्य काल में विदेशों में नियुक्त होने वाले गुप्तचर को क्या कहते थे? ऑप्शन ए सत्री, ऑप्शन बी तीक्ष्ण, ऑप्शन सी सरद, ऑप्शन डी उभय वेतन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उभय वेतन। सत्री जो होता था वो उस प्रकार का गुप्तचर होता था, एक तो दो प्रकार के गुप्तचर होते थे, एक संस्था जो एक ही स्थान पर रह के कार्य करते थे और एक संचारा जो घूम घूम के भ्रमणशील गुप्तचर होते थे। तो सत्री जो होता था भ्रमणशील गुप्तचर होता था और ये जो जादू, वशीकरण, नाचने गाने आदि की कला में निपुण होता था। और जो तीक्ष्ण होता था गुप्तचर वो धन के लिए अपनी प्राणों की परवाह भी नहीं करता था, हर तरीके का खतरा मोल लेने के लिए तैयार रहता था, ऐसा गुप्तचर तीक्ष्ण कहलाता था। और सरद उस प्रकार के गुप्तचर को कहते थे जो अपने बंधुओं से भी स्नेह नहीं रखता था, अपने करीबियों से क्रूर प्रकृति का होता था और थोड़ा आलसी भी होता था, उस गुप्तचर को सरद गुप्तचर कहते थे। और विदेशों में जो नियुक्त होता था उसे उभय वेतन कहते थे। अगला है प्रश्न क्रमांक 14, मौर्य काल में कौन सा अधिकारी केंद्र एवं स्थानीय शासन के बीच संपर्क का कार्य करता था? ऑप्शन ए प्रादेशिक, ऑप्शन बी युक्त, ऑप्शन सी रज्जुक, ऑप्शन डी महामात्य सर्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी युक्त। ये जो अधिकारी होता था वो केंद्र और स्थानीय शासन के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करता था। अगला है प्रश्न क्रमांक 15, मौर्य काल में प्रशासनिक अधिकारियों का बढ़ता हुआ क्रम क्या था? ऑप्शन ए गोप, स्थानिक, युक्त, राजुक, ऑप्शन बी राजुक, युक्त, स्थानिक, गोप, ऑप्शन सी स्थानिक, युक्त, राजुक, गोप, ऑप्शन डी युक्त, राजुक, गोप, स्थानिक। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए गोप। जो होता था वो 10 ग्रामों का जो समूह होता था संग्रहण, उसका प्रमुख होता था गोप। इसके अलावा जो स्थानिक होता था वो जिले का प्रमुख होता था, युक्त जिला और राज्य के मध्य की इकाई होता था, और राजुक होता था जनपद का प्रमुख। अब हम मौर्यकालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक दशा एवं कला से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 9। ये 9 प्रकार के दास कैसे हैं? एक तो है ध्वजाहत, जो युद्ध में जीता हुआ दास होता था उसे ध्वजाहत कहते थे। एक गृहजात, घर में दासी द्वारा उत्पन्न दास को गृहजात कहते थे। फिर उदरजात, पेट का दास। दायागत, पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त होता था वो दास। क्रीत माने खरीदा हुआ दास। लब्ध यानी अपने दान में प्राप्त हुआ दास लब्ध। आत्मविक्रयी यानी अपने आप को बेचने वाला दास। और दंड प्रणीत यानी दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास। और अहितक, ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास। इस तरह से 9 प्रकार के दासों का वर्णन कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। ध्वजाहत, गृहजात, उदरजात, दायागत, क्रीत, लब्ध, आत्मविक्रयी, दंड प्रणीत और अहितक। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, मौर्यकालीन समाज के संबंध में सत्य कथन चुनिए। स्त्रियों को प्रशासन में शामिल किया जाता था, पहला कथन। दूसरा कथन, स्त्री एवं पुरुष दोनों को विवाह विच्छेद का अधिकार था। इसके ऑप्शन ए केवल 1 सत्य है, ऑप्शन बी केवल 2 सत्य है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सत्य हैं, ऑप्शन डी दोनों असत्य हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सत्य हैं। उस समय स्त्रियों को प्रशासन में भी शामिल किया जाता था और स्त्री और पुरुष दोनों को विवाह विच्छेद का भी अधिकार था। और विवाह विच्छेद को अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने मोक्ष कहा है। मोक्ष नामक शब्द उन्होंने तलाक के लिए प्रयोग किया है। अगला है प्रश्न क्रमांक 3, मेगास्थनीज ने धार्मिक व्यवस्था में हेराक्लीज की चर्चा की है, जिसका साम्य किस भारतीय देवता से माना गया है? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी विष्णु। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कृष्ण। अगला प्रश्न क्रमांक 4, मौर्य काल में महाजनों का संगठन क्या कहलाता था? ऑप्शन ए श्रेणी, ऑप्शन बी निगम, ऑप्शन सी संघ, ऑप्शन डी सार्थवाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संघ। जो श्रेणी होती थी वो शिल्पियों के संगठन को कहा जाता था, निगम व्यापारियों के संगठन को कहा जाता था, और सार्थवाह जो व्यापारियों का काफिला होता था उसका मुखिया होता था, उसको सार्थवाह कहा जाता था। अगला है प्रश्न क्रमांक 5, मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या थी? ऑप्शन ए पण, ऑप्शन बी निष्क, ऑप्शन सी मासक, ऑप्शन डी कांकड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पण। ये चांदी की मुद्रा थी जो मौर्यों की राजकीय मुद्रा थी। इसके अलावा निष्क नामक सिक्के भी चलते थे जो सोने के होते थे, और मासक और कांकड़ी ये दोनों तांबे के होते थे। कांकड़ी तांबे की छोटी मुद्रा होती थी और मासक तांबे की थोड़ी बड़ी मुद्रा होती थी।
अगला है प्रश्न क्रमांक 6, मौर्य काल में लिया जाने वाला प्रणय कर कब लिया जाता था? ऑप्शन ए विवाह के समय, ऑप्शन बी विवाह विच्छेद के समय, ऑप्शन सी सिंचाई कर, ऑप्शन डी आपातकालीन कर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आपातकालीन कर। ये जो होता था वो 1/3 या 1/4 होता था लगभग, और जो सिंचाई कर होता था उसको उदक भाग कहा जाता था। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, मौर्य काल में क्षौम किस प्रकार का वस्त्र था? ऑप्शन ए सूती वस्त्र, ऑप्शन बी ऊनी वस्त्र, ऑप्शन सी रेशमी वस्त्र, ऑप्शन डी अंतःवस्त्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रेशमी वस्त्र। अगला प्रश्न क्रमांक 8, किसने पाटलिपुत्र के राजप्रासाद के संबंध में कहा कि यह प्रासाद मानवकृत नहीं बल्कि देवताओं द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी एरियन, ऑप्शन सी फाहियान, ऑप्शन डी ह्वेनसांग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फाहियान। जिसको जानकारी नहीं होगी वो या तो मेगास्थनीज या एरियन पर तुक्का लगाएगा, क्योंकि मेगास्थनीज मौर्य काल में आया था भारत में, और एरियन ने भी मौर्य शासकों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये जो उक्ति है वो फाहियान ने कही है। अगला है प्रश्न क्रमांक 9, रुम्मिनदेही स्तंभ के शीर्ष पर किसकी आकृति मिलती है? ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी मयूर, ऑप्शन डी अश्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अश्व। अगला प्रश्न क्रमांक 10, मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बेसनगर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पटना। पटना के दीदारगंज से चामर ग्राहिणी की यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है, और उड़ीसा में धौली से हाथी प्राप्त हुआ है, वो भी मौर्यकालीन कला का नमूना है। अगला है प्रश्न क्रमांक 11, नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीवकों को 3 गुफाएं किसने दान की? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी संप्रति, ऑप्शन सी जालोक, ऑप्शन डी दशरथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दशरथ। दशरथ जो था अशोक का पुत्र था, और ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीवकों को 3 गुफाएं दान में दी थी। इसके अलावा अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं दान में दी थी, 4 गुफाएं। और ये जो संप्रति थे ये पश्चिमी क्षेत्र में शासन था इसका, और पूर्वी क्षेत्र में दशरथ का शासन था, और जालोक का कश्मीर में शासन था, ऐसा कल्लड़ की राजतरंगिणी में उल्लेख मिलता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 12, मौर्य काल में प्रवेश आयात कर कितना होता था? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 20%। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 20%। अगला है प्रश्न क्रमांक 13, मौर्य काल में कौन से मृदभांड उपयोग में आते थे? ऑप्शन ए ओसीपी, ऑप्शन बी पीजीडब्ल्यू, ऑप्शन सी बीआरडब्ल्यू, ऑप्शन डी एनबीपीडब्ल्यू। तो मौर्य काल का जो साम्य है वो एनबीपीडब्ल्यू से बैठता है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये जो है मौर्यकालीन मृदभांड के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 14, किसकी अनुमति के बिना पुराना माल न तो खरीदा जा सकता है और न बेचा जा सकता है? ऑप्शन ए संस्थाध्यक्ष, ऑप्शन बी सार्थवा, ऑप्शन सी श्रेष्ठी, ऑप्शन डी रूपदर्शक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संस्थाध्यक्ष। इसकी अनुमति के बिना न तो पुराना माल बेचा जा सकता था और न ही खरीदा जा सकता था। सार्थवा आपको पता ही है, मैं पहले बता चुकी हूँ कि वो व्यापारियों के समूह का मुखिया होता था, और श्रेष्ठी जो है शिल्पियों का प्रधान होता था, और जो रूपदर्शक है वो मुद्रा का परीक्षण करने वाला होता था, मुद्रा परीक्षण करता होता था। अगला है प्रश्न क्रमांक 15, अशोक के रामपुरवा स्तंभ पर किसकी आकृति बनी है? ऑप्शन ए वृषभ, ऑप्शन बी सिंह, ऑप्शन सी अश्व, ऑप्शन डी मयूर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वृषभ। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप और भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आई बटन और एंड स्क्रीन पर भी वीडियो लगा दूँगी। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, तैयारी में लगे रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।